तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या क्वेश्चन आंसर जो आपके इंडेक्स क्वेश्चन है। इंडेक्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल पे। ठीक है। तो अभी आई थिंक डिस्प्ले और वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। अभी तो कोई फ्रिक्वेंसी इधर से इधर मिसमैच नहीं शो हो रही है। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स का। इंडेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द मेटल व्हिच इज व्हिच। फर्स्ट फर्स्ट में क्या बोला गया? फर्स्ट के लिए बोला गया कि इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो, मैंने आंसर तो लिख रखा है, बट आंसर पे ध्यान देने से पहले अपने खुद दिमाग से सोचना है हमको कि ऐसा हमका लिक्विड बता, इज अ लिक्विड एट रूम, मतलब ऐसे मेटल को बताना है जो कि क्या रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में हो। तो मैंने कई बार, बहुत बार इसका नाम भी लिया है, बहुत बार इसको डिनोट भी किया है। मरकरी। मरकरी के बारे में मैंने कई बार बीच बीच में मेंशन किया कि मरकरी है एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता, हाँ, लिक्विड स्टेट पे होता है। दैट मीन्स हमारा सबसे सिंपल सा ऑप्शन एक नंबर का क्वेश्चन इस हिसाब से फॉर्म हो जाता है कि आपका एक नंबर का क्या, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है। दूसरा, कैन बी इजिली कट विद द नाइफ। इजिली कट विद द नाइफ के बारे में मैंने बताया था, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। हाँ, सोडियम पोटेशियम दोनों मैंने बताया था कि सोडियम क्या होता है, सोडियम यानी, और पोटेशियम के, ये दोनों क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। हाँ, बेस्ट। नहीं, कॉपर तो होता है, मैंने ऐसा तो नहीं बताया कि कॉपर नहीं होता। बट यहाँ पे क्या बोला गया, क्या बेस्ट कंडक्टर में मैंने एक दिन बताया था, एजी एंड एयू। ये दो ऐसे होते हैं जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं। आपके जो हाई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें इनका यूज किया जाता है, जैसे आपके मोबाइल फोन में सिल्वर गोल्ड का यूज किया जाता है। हाँ, सिल्वर गोल्ड। हाँ, सिल्वर गोल्ड दोनों आपके होंगे। अगला क्या है, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। हीट का पुअर कंडक्टर कौन होता है? मरकरी और लेड होता है। मरकरी एंड लेड। हीट का पुअर कंडक्टर का मतलब जिसमें हीट आसानी से ट्रांसफर ना हो सके। यहाँ पे कंडक्टर का सेंस पहले समझ लो। हीट का, कंडक्टर ऑफ हीट का सेंस होता है कि जैसे कि हमने कोई मेटल लिया ना, कोई मेटल लिया, सपोज ले मेटल रॉड है, कोई भी मेटल है, आई डोंट नो अबाउट इट, दिस टाइप ऑफ मेटल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, एक हीट फ्लेम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको जब हीट करते हैं इस जगह पे, तो अब डिपेंड करता है कि ये मेटल जो हीट कंडक्टर है कि नहीं है। अगर गुड कंडक्टर होगा तो हीट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पूरा आगे की तरफ इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा मेटल हीट हो जाएगा। अगर ये पुअर कंडक्टर हुआ या कंडक्टर ही नहीं हुआ, मान लो लेस कंडक्टर है बट लेस कंडक्टर, तो इसके यहां से यहां तक आने में टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा बट कंडक्टर होने की वजह से तो वहां पे पहुंचेगा। ठीक है। अब बोल दिया जाएगा पुअर कंडक्टर, मतलब कंडक्टर है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे गर्म कर रहे तो यहीं पे गर्म होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। तो मरकरी और लेड, मरकरी एंड लेड, मतलब मरकरी, आपका मरकरी समझ रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारा, जो आपके थर्मामीटर में पड़ा हुआ होता है ना। दूसरा हमारा क्या था, लेड। लेड मतलब सीसा, जिसको हम प्लम्बस बोलते हैं, पीवी। ठीक है। जो आपका कांच होता है, जो शीशा होता है, इसको भी जब आप गर्म करोगे ना, तो जिस कॉर्नर पे आप गर्म कर रहे होते हो, तो उस कॉर्नर पे क्या होता है, हीट हो रहा होता है, आगे की तरफ इसका एकदम से निग्लिजिबल सिचुएशन में इंक्रीमेंट होता है, निग्लिजिबल सिचुएशन में इसकी हीट आगे ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है। तो जो आपका हमारा जो हीट है, ओ सॉरी, हीट बोल रहे हैं, शीशा है, लेड जो है, और मरकरी, ये दोनों जो एलिमेंट हैं, जो दोनों मेटल हैं, ऐसे मेटल होते हैं जो कि क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट होते हैं। क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्लियर हुई बातें? ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मेलेबल एंड डक्टाइल। अब देखो, मेलेबल एंड डक्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत जरूरी भी है, किसी मेटल एंड नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी भी है ये ना। मेटल एंड
नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के अंडर में भी आता है कि मेलेबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने पढ़ाया भी है। मेलेबल का मीनिंग होता है कि किसी को हम किसी एक लोग के दोनों में से किसी एक की वॉइस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर रही है। किसका है? हाँ, तुम्हारी वॉइस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रही है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा जनरेट हो जा रहा है। अब अभी नॉर्मल है। हाँ हाँ, अभी नॉर्मल है। अभी तुम लोगों ने क्या बोला मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। हम्म। हम्म। हाँ, जिनको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। मेलेबल मेलेबल एंड डक्टाइल के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, ये सब क्वेश्चन 1 1 मार्क्स में होंगे, या फिर आपके क्या बोलेंगे, जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं वहां पे आपसे इस तरह के क्वेश्चन देके वहां पे कोई मेटल रख दिया जाएगा, तो आप उसकी डक्टिलिटी के बारे में आपको पता रखना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। 0.5 के ऐसे मार्क्स तो बहुत कम डिवाइड किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल? अब देखो, ये मैं बहुत बार बोला था पढ़ाते टाइम, चैप्टर के टाइम में, कि सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन द केरोसिन ऑयल? अब देखो, इस क्वेश्चन को पुटअप कर। हाँ, बोलो। हाँ, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। वो तो मोस्ट रिएक्टिव है, तो मोस्ट रिएक्टिव, अब पोटेशियम भी तो मोस्ट रिएक्टिव है, उसको पानी वाटर में रखा जाता है, अब क्या करोगे? दैट मीन्स मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव होना उसका रीजन तो है ही एक, ना, कि वो मोस्ट रिएक्टिव है, इस वजह से उसको यहाँ पे से हटाया जाता है। अब पोटेशियम भी तो मोस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आता है, बट पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? थे कि व्हाई इज द सोडियम केप्ट इमर्ज इन द केरोसिन। हम बार बार यही इतना बोलते हैं, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन में रखा। अब हम बात करेंगे क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो आंसर में हमने क्या दे रखा है? आंसर में लिखा है कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। सोडियम क्या होता है? हाई रिएक्टिव होता है, सो इट केप इन द इमर्जन केरोसिन ऑयल प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। किससे प्रिवेंट करने के लिए? ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट फायर। क्या चाहिए? किससे मेन मेन प्रोटेक्शन किससे होता है? मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट फायर। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इसको क्या करते हैं? ऑक्सीजन से प्रिवेंट प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं। दैट मीन मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन जैसे इसको मिलता है, तुरंत क्या हो जाता है? ये बर्न हो जाता है। बर्न होने को छोड़ो, ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो तुरंत क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन करने की वजह से ये एक्सीडेंटल केस हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा अलॉट ऑफ क्वांटिटी में अगर हुआ तो बहुत बड़ा ब्लास्ट की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, write the equation of the reaction of iron with stream, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद द वाटर। अब देखो, इसको तो हमको यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था, इस बॉक्स को यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, बट हमने बना दिया। इसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि आयरन, ध्यान से देखो, हम रिकॉल कर रहे हैं एक टाइप का। आयरन जो होता है, नॉर्मल वाटर से बहुत स्लोली रिएक्शन करता है। मैंने पहले ही बताया था, आयरन जो होता है, नॉर्मल वाटर से या कोल्ड वाटर से क्या करता है? स्लो रिएक्शन करता है, जो कि थोड़ा सा एसेस करना मुश्किल होता है, थोड़ा सा आसानी से जल्दी देख पाना मुश्किल होता है। तो इसको हम ज्यादा मैक्सिमम ऑफ टाइम सबसे बेस्ट रिएक्शन क्या करता है? या तो एटमॉस्फियर में। बोलो। अच्छा, हाँ, तो अगर हम आयरन को आयरन को क्या करते हैं? वाटर से रिएक्शन कराते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो नॉर्मल वाटर से जब ये रिएक्शन कर रहा होता है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि नॉर्मली वाटर या कोल्ड वाटर से स्लो रिएक्टिव होता है। और स्लो रिएक्टिव होता है तो मतलब इसके रिएक्शन को हम थोड़ा एसेस बहुत स्लोली करवाते हैं, बहुत लेट में करवाते हैं। ठीक है, तो आयरन को मैक्सिमम सबसे अच्छा रिएक्शन क्या करता है? एटमॉस्फियर में करता है या फिर वाटर स्टीम के साथ करता है। ये चीज मैं पीछे बता चुका हूँ, मैग्नीशियम के बारे में, कॉपर के बारे में, फेरस के मतलब आयरन के बारे में, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। स्टार्टिंग सबसे कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। मैग्नीशियम वाटर से भी रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम वाटर के स्टीम से भी रिएक्शन करता है, मतलब इसको हम स्टीम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा होता है, लेकिन जब स्टीम से करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दोनों में ये चीज का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जब वो क्या कर रहा था? नॉर्मल वाटर से फॉर्मल वाटर जो होता है उससे रिएक्शन कर रहा था मैग्नीशियम, तो हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड कर रहा था। जब वाटर स्टीम से रिएक्शन किया तो वो क्या होगा? ऑक्साइड प्रोवाइड किया, लेकिन दोनों सिचुएशन में उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज किया।
तो यही बात हमने फेरस के लिए बताया था, मतलब आयरन के लिए बताया था। बट आयरन के लिए हमने क्या बताया था, आयरन जो होता है वो नॉर्मल वाटर से वेरी स्लो रिएक्टिव होता है, कम रिएक्शन करता है, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बहुत लेट ऑब्जर्वेशन होता है। और स्टीम से क्या, स्टीम से या फिर एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन होता है, उससे जो इसका रिएक्शन होता है प्रॉपर रिएक्शन हो रहा था, जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये भी क्या करता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाएगा, या ई Fe3O4 बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दैट मीन्स ये मैग्नीशियम की सेकंड वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज हम पीछे आपको बता चुके हैं। दूसरा आपका है कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। कैल्शियम जब कैल्शियम क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर पोटेशियम आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो ध्यान ध्यान देना, कैल्शियम और पोटेशियम हाई रिएक्टिव होता है। ठीक है, और कैल्शियम भी उसी के नियर अबाउट होता है। मतलब ये मिड रिएक्टिव सीरीज एमजी के नियर अबाउट, मैग्नीशियम के नियर अबाउट से शुरू होती है। ये दोनों क्या है, पोटेशियम और कैल्शियम हाई रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। और हाई रिएक्टिव एलिमेंट मेटल जब भी वाटर से रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज रिलीज करता है। तो ये हमेशा क्या बनेगा, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो इसका रीजन क्या है कि पोटेशियम कैल्शियम, ये सब क्या है, हाई रिएक्टिविटी सीरीज के श्रेणी में आते हैं, मतलब अपर की साइड में आते हैं। इस अपर वाले जितने भी वाटर से रिएक्शन करते हैं, वो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, मतलब मेटल से करने पे मेटल हाइड्रोक्साइड और वाटर ओ हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है सैंपल ऑफ 4 ABCD were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been absolute as follows. रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से मिला। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन में लिखा गया यूज द टेबल, टेबल का यूज करिए। एवं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द मेटल ABCD। अब ध्यान से देखना इसको। ठीक, क्या बोला गया, ABCD वेयर टेकन एडेड टू फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन। इनको क्या किया गया, हर सॉल्यूशन पे वन बाय वन इनबिल्ट किया गया। क्या है, कौन 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 से मेटल है, ABCD। ठीक है, ये ABCD जो लिखा गया ना, ये मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, आई डोंट नो कैसा मेटल है, इनका नाम क्या है नहीं पता। बोला गया इनको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मिक्स कीजिए, जैसे आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये इतने हमारे पास सब्सटेंस है, जिसमें ए को मिक्स किया गया, बी को मिक्स किया गया, सी को मिक्स किया गया, डी को मिक्स किया गया। अब हमको इनके इसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर में दिख रहा है, इनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको इनके आंसर बताने। ध्यान से समझना, मेटल ए को जब आयरन सल्फेट के साथ मिलाया गया, मतलब मेटल ए को FeSO4 के साथ मिलाया गया, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब ध्यान से समझो, आयरन क्या है, मिडल रिएक्टिव सीरीज है, मिडल रिएक्टिव सीरीज में आता है, मिडल मिडल रिएक्टिव में आता है। अगर आयरन का ए के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, या ना तो इसको रिप्लेस कर पाया, ना ए इससे रिएक्शन कर पाया, इसका मतलब जो ए है, एफी से कम रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? अगर ए ए को एफी के साथ रिएक्शन कराया गया, FeSO4 के साथ रिएक्शन कराया गया, बट इसमें नो रिएक्शन वाली सिचुएशन आ गई। नो रिएक्शन की सिचुएशन आने का सेंस हुआ, ए जो है एफी से कम रिएक्टिव है। ठीक है, दूसरा एफी से कम रिएक्टिव है, और दूसरा कॉपर सल्फेट से जब कराया गया, मतलब CuSO4 से जब कराया गया, तो क्या कर गया, ASO4 हो गया, मतलब और प्लस Cu रिलीज हो गया, मतलब C को हटा के निकाल दिया इसने। इसका मतलब क्या हुआ, Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। ध्यान से समझना, हम यहाँ पे जो समझा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब सोल्यूशन अलग बात है, हमने नीचे लिख रखा है, बट क्या है, सोल्यूशन पे ध्यान कम दो, समझने पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक, देखो हमने क्या बोला कि ए का रिएक्शन किससे किया, आयरन
आयरन सल्फेट से किया, लेकिन ये आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाया, ना ही उसको डिस्प्लेस कर पाया, ना किसी से, ना तो SO4 से रिएक्शन कर पाया। इसका मतलब सिंपल सी बात हुई कि ए जो है Fe के रिस्पेक्ट में क्या है, लो रिएक्टिव है। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में अगर बात करें तो Fe इससे ज्यादा है। ठीक है। फिर कॉपर सल्फेट मतलब दूसरे दूसरे स्टेप में अगर आया, तो रिएक्शन करते ही क्या बना लिया, डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेस करने का मतलब ए को CuSO4 के साथ रिएक्शन कराया गया, तो ASO4 बन गया और Cu को अलग कर दिया। मतलब क्या हुआ, C को हटा दिया। C को हटाने का मतलब क्या हुआ, ए सी से ज्यादा पावरफुल। देखो ए सी से ज्यादा पावरफुल हो गया यहाँ पे। जिंक सल्फेट से किया, नो रिएक्शन। जिंक सल्फेट से किया तो क्या, नो रिएक्शन। सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट से किया, नो रिएक्शन। ठीक है। तो पहला बोला विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अभी तो और बारे में जानते हैं, ए के बारे में समझ में आ गया पूरा। तो इनको दो लोग से रिएक्शन कराया गया, आयरन से कराया गया, कॉपर से कराया गया। तो आयरन से रिएक्शन करने की सिचुएशन आई कि ए लोहे से कम कम रिएक्टिव है और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब आयरन से कम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने का सेंस क्या हुआ, ध्यान से अगर देखो तो आप लोग ये रिएक्टिव सीरीज याद रखो, ये वाली। ठीक, रिएक्टिव सीरीज का जो चार्ट है, इसको आप याद रखो। चलो हम इसको वहां पे बगल में लगा लेते हैं, थोड़ा सा काम आएगा। इसको भाई एक कॉपी कर लिया मैंने। पहुंच गए अपनी जगह पे जो हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे कहाँ पे रखा जाए भाई, एक पेज एक्स्ट्रा कर लें क्या। हम्म। बोलो। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प रहेगा बस, और कुछ नहीं। अब ध्यान दो कि ये, हाँ ये जो है क्या है। हाँ, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जब आयरन के साथ रिएक्शन, आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, तो कोई रिएक्शन नहीं, मतलब एक ही रिएक्टिविटी सीरीज एफ से कम है। एफ से कम होने का सेंस क्या हुआ, ये इधर कहीं नीचे की तरफ कोई रहा होगा, PbSCu या GAu या AgAu में से कोई रहा होगा, क्योंकि यफी को ये रिप्लेस नहीं कर पाए। ठीक है। दूसरा, जब इन्होंने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया तो कॉपर को हटा दिया। कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया तो कॉपर को हटा दिया। दैट मीन्स इससे रिएक्शन किया तो इसको हटा दिया। दैट मीन्स अब कौन बचा, बीच में ध्यान दो, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन बच रहे हैं, यही दो लोग बच रहे हैं, हाइड्रोजन और लेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना एक्सप्लेन करने, बहरहाल हमको इसके बेसिस पे कोई आंसर देना नहीं है, बट हमको ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि अब जब क्या हुआ कि फेरस को तो हटा नहीं पाया पहला वाला, इसका मतलब इसके नीचे का कोई रहा होगा, मतलब यहाँ का कोई रहा होगा। फिर दूसरे में जब कॉपर से रिएक्शन किया, तो वो कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो मतलब वो कॉपर से हाई रिएक्टिव रिएक्टिव रहा होगा कोई। तो अब देखो फेरस को नहीं हटा पाया, तो मतलब फेरस से लोअर रहा होगा। कॉपर को रिप्लेस करते मतलब कॉपर से अपर रहा होगा। तो इनके बीच में कौन आते, यही दो तो आएंगे, पीबी आयर यच, दो ही लोग आएंगे। बहरहाल हमको पीबी और यच के बारे में अभी इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं, आंसर से इससे रिलेशन नहीं है। तो पहले के बारे में समझ में हाँ बोलो। हाँ। हाँ
क्या है कि यहाँ पे जो आपका ये के एन ए और सी ए, यहां तक तो एकदम हाई रिएक्टिव है। ठीक है। अब यहाँ ये तीन है एकदम टोटली लो रिएक्टिव है। ये एच हो गया, एल हो गया। अब ध्यान दो, ये एमजी जो है, एमजी मैग्नीशियम, अगर आपको याद हो, ये वाटर, नॉर्मल वाटर से और स्टीम से दोनों से रिएक्शन कर पाता है। वही सिचुएशन यहाँ पे कॉपर के पास है। ये लो की कैटेगरी में थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है और थोड़ा सा मिडिल की कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स आपका ये जो जोन होता है, ये आपका क्या होता है, मिडिल कैटेगरी का होता है। ठीक है। हाई कैटेगरी में ये मोस्ट ऑफ हाई में ये तीन आते हैं, मोस्ट ऑफ लो में ये तीन आते हैं। बेसिकली अगर वैसे बात करें तो जिंक, फेरस और पीबी, जिंक, फेरस और पीबी, ये तीन क्या होते हैं, मिडिल कैटेगरी में आते हैं। बाकी ये दोनों इधर बैरी करते हैं, ये दोनों इधर बैरी करते हैं। हाँ, हाई रिएक्टिव है। मैग्नीशियम भी हाई रिएक्टिव है, क्योंकि ये हाइड्रोजन, अब पानी के स्टीम से भी करता है, नॉर्मल वाटर से भी रिएक्शन करता है, तो ये दोनों सिचुएशन को हैंडल करता है। लेकिन एल्युमिनियम, जिंक, फेरस से क्या होते हैं, स्टीम से रिएक्शन कर रहे होते हैं। पीबी पीबी भी क्या होता है, स्टीम से रिएक्शन कर पा रहा होता है थोड़ा बहुत, बाकी नहीं कर पाता है। उसके बाद इधर वाले क्या होता है, रिएक्शन करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। सेकंड बुक जो आपके पास है उसमें, सेकंड बुक जो आपके पास है उसमें लिस्टेड है। हाँ, उसमें लिस्टेड है। बाकी अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, और आपके पास जो मैंने इधर पे लिखा है वो बोर्ड पे, ये भी आपको मिल जाएगा, तो इसमें भी आपको याद रहेगा कौन सी क्या क्या मैंने बताया था। मैं इसको अरेंज नहीं करता हूँ, ऐसे छोड़ दूंगा आगे। हाँ ठीक है। बाकी सेकंड उस वाली बुक में भी आपको पूरा प्रॉपर उसमें दिया गया है। ठीक है। हाँ, आते हैं अपने पॉइंट पे। ए का रिएक्शन समझ में आए। ए वाली कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन हो सकता है, या तो पीबी होगा या तो फिर एच होगा। बी को रिएक्शन करा, बी ने आयरन के साथ मिलते हैं डिस्प्लेस कर दिया, मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, जब बी आयरन को डिस्प्लेस कर दे तो मतलब ये इस वाली कैटेगरी ऊपर वाले में से किस कोई रहा होगा। जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम में से कोई रहा होगा। और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं किया, जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, सिल्वर के साथ कोई रिएक्शन, मतलब कॉपर, जिंक, सिल्वर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक और सिल्वर के साथ कोई रिएक्शन नहीं। कॉपर कहाँ पे, ये रहा कॉपर। जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक। ठीक है। इनसे कोई रिएक्शन नहीं है। दैट मीन्स जो भी होगा वो जिंक के ऊपर होगा। अब इसमें बहुत सारे आ गए, कौन कौन आ गया, पोटेशियम भी आ गया, सोडियम भी आ गया ना, कैल्शियम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया और एल्युमिनियम भी, इनमें से कोई भी हो सकता भी। बट इतना ध्यान रखना, ये क्या है, हाई रिएक्टिव की कैटेगरी में आता है। क्या है, ये सब किस में आते हैं, यहां तक तो हाई रिएक्टिव की कैटेगरी, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ गए, हाई रिएक्टिव की कैटेगरी में आ गए। तो सेकंड वाले में जो एलिमेंट होगा, फर्स्ट वाले में जो एलिमेंट होगा, वो मिडल रिएक्टिव रिएक्टिव की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि पीबी और एच है, मिडल वाले की नियर अबाउट आ जाता है, या फिर लोएस्ट वाले में, मान लो अगर दो पार्ट में बांटे, हाई और लो में बांटे, तो ये लो वाले में आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हम दो पार्ट में बांट के बात करते हैं, अगर हम मिडिल की जरूरत पड़ेगी तो हम तीन पार्ट में बांट लेंगे, बाकी हम टू पार्ट में हाई और लो की बात करते हैं। तो ये लो कैटेगरी में आ गया। बी वाला जो होगा वो क्या हो गया, हाई कैटेगरी, मतलब बी वाले सब किसमें है, हाई कैटेगरी वाले हैं। ठीक है। सी वाले में ध्यान दो, ये आयरन को नो रिएक्शन, कॉपर से नो रिएक्शन, जिंक से नो रिएक्शन, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो, सिल्वर को डिस्प्लेस करने वाला कौन हो सकता है भाई, सिल्वर को डिस्प्लेस करने वाले सब हो सकते हैं, यहाँ एच जी से लेके यहाँ तक कोई भी सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। क्योंकि एजी से, सिल्वर से एच जी भी हाई रिएक्टिव है, कॉपर भी है, पीबी भी है, सब हाई रिएक्टिव है। मतलब एच जी को तो गोल्ड को छोड़ के सब रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो दैट मीन्स ये लो टू हाई कैटेगरी में चला गया। सी वाला क्या हुआ, लो टू हाई कैटेगरी, इसको एरो लगा देते हैं, लो टू हाई कैटेगरी में एजी को छोड़ के। डी क्या है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, मतलब किसी से रिएक्शन ही नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, कि डी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कोई रिप्लेस करने के लिए आगे आ ही नहीं था। दैट मीन्स एकदम टोटल लो रिएक्टिव गोल्ड की तरफ हो गया है ना।
गोल्ड ही तो ऐसा है जिसको जिसको कोई रिप्लेस करने के लिए, सॉरी, नो रिएक्शन हुआ ना, नो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। दैट मीन्स डी एक ऐसा एलिमेंट है जो आयरन को भी नहीं रिप्लेस कर पा रहा है, कॉपर को भी नहीं रिप्लेस कर पा रहा है, जिंक को भी नहीं रिप्लेस कर पा रहा है, और सिल्वर को भी नहीं रिप्लेस कर पा रहा है। ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे सी जो था, सिल्वर सिल्वर में डिस्प्लेसमेंट किया था। सी सिल्वर में डिस्प्लेसमेंट किया था, मतलब ये क्या सिल्वर के ऊपर के रहे होंगे। डी डी में कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। डी में ना तो आयरन से कोई रिएक्शन हो पाया, ना कॉपर से कोई रिएक्शन हो पाया, ना जिंक से कोई रिएक्शन हो पाया, ना सिल्वर से कोई रिएक्शन हो पाया। दैट मीन्स अब देखो, जब कोई रिएक्शन इनसे नहीं कर पाया, आयरन आयरन था, कॉपर था, आयरन कहाँ गया, ये रहा आयरन, ये रहा कॉपर, और जिंक कहाँ है भाई, ये रहा जिंक। और कौन सा कैटेगरी लिया गया, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर। सिल्वर। दैट मीन्स सिल्वर तो नीचे ही है। दैट मीन्स सबसे ऊपर कौन, ये कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी। तो मतलब जो भी रहा होगा, इनके ऊपर का रहा होगा, तभी हम रिप्लेस नहीं कर पाए, है कि नहीं। डी जो भी रहा होगा, डी से नो रिएक्शन होने का सेंस क्या हुआ, डी के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाया। डी मतलब ना तो जिंक से रिएक्शन कर पाया, ना तो फेरस से रिएक्शन कर पाया, ना कॉपर से रिएक्शन कर पाया, ना तो सिल्वर से रिएक्शन कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ, इन किसी से रिएक्शन नहीं कर पाया, तो उसका मतलब ये तो जो भी आपका केमिकल है तो इनकी कैटेगरी में हो गया, बट रिएक्शन नहीं कर पाया, तो वो कौन है, लो रिएक्टिव किस कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। हाई रिएक्टिव होता तो कर लेता, लेकिन लो रिएक्टिव है। दैट मीन्स सबसे लोएस्ट कैटेगरी कहाँ पहुंची है, यहाँ गोल्ड के पास। क्लियर। तो अब देखो सारी चीजें क्लियर हो गई। ए जो हुआ पीबीएच हो गया, बी जो हुआ वो हाई हाई रिएक्टिव कैटेगरी में आ गया, सी जो हो गया वो किस में आ गया, लो टू हाई की कैटेगरी में आया, डी क्या हुआ, सीधा गोल्ड की तरफ पहुंच गया। अब हमको क्वेश्चन का आंसर देना है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मैंने बोला हाई रिएक्टिव मेटल कौन सी कैटेगरी में आया था, बी वाला। पहला क्वेश्चन तो ये है ना, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आपका, बी आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। क्लियर। हम्म। तो बी आपका क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर, कॉपर टू सल्फेट। मतलब अगर, क्या ऑब्जर्व किया आपने, अगर बी को हम किसमें, कॉपर वाले में मिक्स करें, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो कॉपर सल्फेट है, अगर इसमें हम बी की कैटेगरी को डालें, तो बी वाले में कौन कौन आ रहा था, ध्यान से देखो, बी की कैटेगरी में हम कलर चेंज कर देते ताकि आपको विजुअल हो। बी बी की कैटेगरी में कौन आ रहा था, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसमें मिक्स करने की बात की जा रही है, कहाँ चला गया भाई, हाँ ये रहा, किसमें करने की बात की जा रही है, सर कॉपर सल्फेट में। ठीक है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व बी इज एडेड द कॉपर सल्फेट। अगर इसको कॉपर सल्फेट में ऐड कर दें बी को, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, देखो कॉपर कहाँ है भाई, कॉपर ये रहा, ये कॉपर रहा ना। कॉपर सल्फेट में अगर ऐड करने की बात की जाए, तो इनमें से चाहे जिसको ऐड कर दो, कॉपर को रिप्लेस कर देंगे कि नहीं कर देंगे। पोटेशियम को ऐड करोगे तब भी कर देगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, किसी को भी करोगे तो AlSO4, मतलब एल्युमिनियम कर AlSO4 ना, प्लस Cu कर देगा, मतलब Cu को निकाल के बाहर बैठा देगा। अब यहाँ पे AlSO4 क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं फॉर्मेशन बार बार लिखता रहता हूँ, तो मैं कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं लिख रहा होता है, क्योंकि हम बैलेंस नहीं लिख रहे, तो सिर्फ नॉर्मल फार्मूला लिख रहे होते हैं। तो कभी कंफ्यूज ना होना कि सर यहाँ पे कहीं Al2 लिखा होता है तो आप Al2 नहीं लिखते हैं, AlSO4 लिख देते हैं, या कहीं कहीं Fe2 या फिर 2O लिखा होता है, हम FeO लिख के छोड़ देते हैं। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं, ये सिर्फ क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, इसको बैलेंस हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार करते हैं। ठीक है। तो ये आपका सिर्फ रिसीविंग या रिप्रेजेंटिंग फार्मूला होता है। ठीक। तो AlSO4 क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, बताना है कि क्या होगा। तो सेकंड वाले के लिए क्या, अगर बी को हम कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वो क्या होगा, कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा वहां से। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल बी फेडेड द रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ द कॉपर विल बी फॉर्म्ड ऑन द
मेटल बी। ऐसा क्यों बोला गया, रेड ब्राउन क्यों बोला गया? क्योंकि हाई रिएक्टिव सीरीज में जो क्या होगा, वो रिएक्शन बहुत तेजी से करेंगे और उनका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। डिपॉजिट ऑफ कॉपर विल बी फॉर्म ऑन द मेटल, कॉपर कॉपर के मिक्स होने से। क्लियर है इतनी बातें? थर्ड क्वेश्चन क्या है, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एक्टिविटी। इसके डिक्रीजिंग एक्टिविटी के हिसाब से इनको क्या करना है, अरेंज करना है। और डिक्रीजिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो कौन आएगा, ध्यान से देखो। सबसे हाईएस्ट कौन, बी। सबसे हाईएस्ट कौन, बी। बी से कम कैटेगरी में कौन आएगा, ए वाला कौन था, ए वाले में कौन कौन आता है, पीबीएच। पीबीएच आया था। बी के बाद पीबी और एच ही, बी के बाद पीबीएच ही आता है। तो, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, हाई रिएक्टिव हो गया। इससे लो रिएक्टिव में कौन आएगा, पीबीएच, मतलब ये क्या हो गया आपका, ए हो गया। ए, ए से लो रिएक्टिव में कौन आएगा, सी। देखो एकदम लोअर लोअर टू हाई था, सी कहां से था, सी इस जगह से था। ए देखो सिल्वर के जस्ट ऊपर से, यहां से ना, मतलब एचजी से शुरू हुआ था ये। तो क्या लोअर टू हाई था, तो मतलब थर्ड कैटेगरी में अगर आएगा तो कौन आएगा, हमारा सी आएगा। फिर यहाँ पे उल्टा एरो बना दिया मैंने, क्या बात है भाई, गलत क्या हो रहा है। सी हो गया। और सी से फिर, सी से सबसे लोएस्ट में कौन आएगा, डी आएगा। डी कौन है, सिल्वर था, तो ये क्या हो गया, डी हो गया। मतलब हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव सीरीज की तरफ, समझ में आया। डी से ज्यादा रिएक्टिव सी है, सी से ज्यादा रिएक्टिव ए है, ए से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बी है। ठीक है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि बी में तो हमने पीबी और एच को ही ऑब्जर्व किया था, सॉरी ए में हमने पीबी और एच को ही ऑब्जर्व किया था। और जबकि सी में क्या हो रहे हैं, टोटल नीचे से लेके ऊपर तक आ रहे हैं। सी में कहां से कहां तक, सी में यहां से आ रहे हैं, मरकरी से शुरू हुआ है, सोडियम तक आया है। और जबकि उसमें कौन आया था, ये दोनों खाली आए थे, ये दोनों आए थे। फिर भी हमने इसको सेकंड, ए को सेकंड पे रखा, सी को हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पे रखें। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सी में देखो ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो इन दोनों से लो रिएक्टिव है। तो दैट मीन्स उन इन तीनों की वजह से उसकी रिएक्टिविटी काउंटिंग क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इस वजह से सबसे पहले हमने किसको रखा, बी को रखा, फिर ए को रखा, फिर सी को रखा, फिर उसके बाद किसको रखा, डी को रखा। क्लियर है, डन। कोई इशू, किसी को कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? तो दैट मीन्स आपकी रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से काम कर रही होगी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये ये इसका थर्ड सॉल्यूशन आपके पास है, अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शायद मैंने भी यही कराया है, बी ए सी डी। देखो लास्ट में इन्होंने आंसर लिख रखा है, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। तो इन्होंने लिखा है मेटल बी इज द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज द डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल ए इज लेस रिएक्टिव बिकॉज द डिस्प्लेस द कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल सी इज द स्टिल लेस रिएक्टिव बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस ओनली सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। केवल सिल्वर को डिस्प्लेस करा। And metal D is the least reactive because it cannot displace any metal from the salt solution। किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसलिए सबसे लोएस्ट कौन हुआ, डी हुआ। क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal। रिएक्टिव मेटल में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया जाए तो क्या होगा, राइट द केमिकल रिएक्शन विद द आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट SO4। और आपको क्या कर, एक केमिकल रिएक्शन लिखना है, किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको क्या करना है, एक रिएक्शन लिखना है। देखो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आएंगे, ये बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है खाली। ठीक है। विच गैस इज प्रोड्यूस, अब मैंने आंसर लिखा तो आंसर पे मत ध्यान, बट क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा ही जाएगा। व्हाट, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल कौन होता है, रिएक्टिव मेटल कौन होता है भाई, रिएक्टिव मेटल मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे स्टार्टिंग के सोडियम पोटेशियम समथिंग, जब हम उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब उनको क्या करेंगे हम, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
और कैल्शियम हो गया, इन सबको क्या करेंगे, इनसे रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू द रिएक्टिव मेटल। तो क्या होगा, रिएक्टिव मेटल से जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब कोई रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हमसे यही पूछा गया, व्हिच गैस, ना ध्यान देना। बाकी अगर हमसे और कुछ पूछा गया होता है तो हम और भी बताते कि सोडियम के साथ HCl को रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा, साथ में NaCl भी बना लेगा, सॉल्ट भी बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा, सॉल्ट भी बनाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हम आपको थोड़ा सा रिएक्शन दिखा सकते हैं रिवाइंड करने के लिए। कहाँ गया भाई, आई थिंक यहीं कहीं होना चाहिए। ये तो आपका मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, एसिड नो रिएक्शन, सीयू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये रहा। देखो ये, जब क्या किया, एल्युमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाया तो इन्होंने क्या किया, सॉल्ट बना लिया। यहाँ पे देखो OH किया, फिर यहाँ पे जिंक को SO4 से एसिड से मिक्स किया तो जिंक जिंक सल्फेट बना लिया। ठीक है, सोडियम को यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया, मैग्नीशियम को कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। दैट मीन्स ये इस तरह से फॉर्मेशन क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या बताना था, यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होने वाली है। तो हमने सिर्फ इतना सा बता दिया, कौन सी गैस रिलीज होगी भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस है। अब दूसरी, हाँ दूसरी बात क्या बोला गया, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन द आयरन रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2। आयरन मतलब Fe को हमको रिएक्ट कराना है H2SO4 से। अब H2SO4 से ध्यान दो, हाइड्रोजन और यफ दोनों अगर रिएक्टिविटी सीरीज पे आए हम लोग, तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कौन मोस्ट रिएक्टिव है, आयरन या यफी, सॉरी हाइड्रोजन या फेरस। सही है। ये देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है, यफी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यही ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो जब इससे रिएक्शन करेगा मतलब ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। कहाँ पे, हम वो तो कुछ भी ले सकते हो, आयरन ले लो और जो तुमको मन करे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन है एक टाइप का ना, तो क्वेश्चन में तो आयरन बोला गया, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो। देखो ध्यान से समझो, आप कंफ्यूज हो। हमको रिएक्शन किससे कराना है, इसको हम H2SO4 से रिएक्शन कराना है। SO4 आपका सल्फेट होता है, ये हमारा हाइड्रोजन है। ए भी रिएक्टिव सीरीज के अंडर में आता है। तो, तो Fe और H2 यही दोनों अपना रिएक्शन में मेन हिस्सा यही ले रहे हैं, बाकी सल्फेट तो क्या साथ में लगा हुआ है। तो अब इसमें अगर H2 से ज्यादा रिएक्टिव Fe हुआ तभी इसको रिप्लेस कर पाएगा। Fe अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव हुआ तभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा। अगर H2 से लेस रिएक्टिव हुआ तो नहीं रिप्लेस कर सकता। यहाँ पे हम खाली ये देख रहे थे कि Fe जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है। तो Fe ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टिव रिएक्टिव सीरीज में सबसे इससे ऊपर है, इसका मतलब इससे ज्यादा रिएक्टिव है। और इससे ज्यादा अगर रिएक्टिव है तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस लगा देगा। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस लगा के क्या बनाएगा, FeSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंक देगा, तुम जाओ भाई बाहर घूमो। ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4, तो यही लिखा गया। Fe सॉलिड में था, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन था, FeSO4 एक्वस H2 गैस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बोलो। बोलो।
एक्वस 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 सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के टाइप होते हैं सारे सोल्यूशन के टाइप। एक बार क्या गूगल करना थोड़ा सा, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन में आपको सारे सोल्यूशन की लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें एक एक लाइन में सब लिखे गए हैं कि होमोजेनियस क्या है, नॉन होमोजेनियस क्या है, मिक्सचर क्या है, एक्वस सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है। इसको थोड़ा सा आप खुद गूगल कर लो, छोटा सा टॉपिक है, इसमें टाइम इन मिस करने का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। बहरहाल अगर आपको जानना, हाँ टाइप ऑफ सोल्यूशन या पर्टिकुलर नाम से खोज लो, एक्वस सोल्यूशन बहुत टफ नहीं है। बताने को तो मैं एक लाइन में बताने को तो एक लाइन में मैं बता सकता हूँ यहाँ पे सामने जहाँ पे स्क्रीन पे बैठा बिना लिखे, बट बताऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा सा आप खोजोगे तो ज्यादा ज्यादा समय तक याद रहेगा। ओके, चलिए नहीं आएगा तो हम बोलोगे तो हम पूरा एक सोल्यूशन का एक लेक्चर क्रिएट कर देंगे, उसमें सारे टाइप ऑफ सोल्यूशन कब क्या कैसे होना वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन 5, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड, जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का मतलब क्या हुआ, FeSO4 ना, FeSO4। अब बैलेंस अनबैलेंस की बात अभी नहीं कर रहे, FeSO4 आयरन सल्फेट होता है। ठीक है, इसको इसमें क्या मिलाना है, इसमें जिंक मिला देना है भाई। क्या मिला देना है, जिंक मिलाना है। और इतना लिखने के बाद सीधा हमको कहाँ टारगेट करना है, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पर। किस पे टारगेट करना है, रिएक्टिविटी सीरीज पर। देखना है आयरन मोस्ट पावरफुल है या जिंक मोस्ट पावरफुल है, कौन मोस्ट पावरफुल है। जिंक रिस्पेक्ट टू आयरन पावरफुल है, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, रिप्लेस होने वाला। सिंपल सा लॉजिक है, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, रिप्लेस होने वाला। तो क्या हो गया, जिंक फेरस को लोहे को भगाएगा, क्या भाई भगो यहाँ से तुम, हम आके बैठ रहे हैं, तुम जाओ अपना मौज करो अकेले। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है यहाँ पे। अब इन सिर्फ देखो क्वेश्चन इतना बड़ा इन्होंने लिख के दे दिया, अगर आपको सिर्फ इतनी सी चीजें पता है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में यही है कि अब स्टूडेंट बोलेगा सर ये एक नंबर का क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन, कहाँ बड़ा क्वेश्चन है, आपको लिखना अपने हिसाब से है ना। बेसिकली तो बेसिक तो उनको उन्होंने यही पूछा तुमसे। अब यहाँ पे हमने लिखा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये तो तुम्हारी सहूलियत है, तुम कितना अच्छा उसको सजा पाते हो, कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर पाते हो किसी रिएक्शन को। रीजन क्या है कि जितना बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलना है। ठीक है, therefore when zinc is added in the solution of the iron sulfate, then the greenish color of the iron sulfate solution faded the gradually due to the formation of the colorless zinc sulfate solution, and the iron metal is deposit to zinc। iron metal क्या हो जाए, deposit to zinc। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये हो गया कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, ग्रीनिश सॉल्यूशन क्या होता है, या FeSO4 रहता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये कलर याद रखना है आपको, थोड़ा सा उसमें जैसे बोलते हैं ना कि इंसान को अगर अपना काम कराना तो क्या बोलते हैं, मक्खन लगाते हैं। तो आंसर लिखते लिखते टाइम ऐसे कुछ ना कुछ एक नया क्लू निकाल के कुछ ऐसा एक वर्ड याद करके रखना चाहिए, उसको उठा के लिख देना, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे, मार्क्स हो गया आपका। बहुत टफ कहानी नहीं किसी चीज की। हाँ, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे एक एक लाइन यहाँ पे लिख दे, सिंपल सा लिख देना। हाँ, when zinc added in the iron sulfate solution, तो यहां से when zinc is added in the iron sulfate, उसके बाद आप डायरेक्टली लिख दो फॉर्मेशन ऑफ द कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल इज द डिपोजिट द जिंक फ्रॉम द ग्रेजुअली ग्रीनिश कलर। हाँ 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो तुमको तो ये पूरा का पूरा थोड़ा छापना पड़ेगा, 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। बट ये 1 मार्क्स में आएगा तो आप इक्वेशन और थोड़ा सा कलर के बारे में क्या क्या किया आपने इसको बता के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो छोटे वैसे ही क्वेश्चन है, बस हमको देखने में भारी भरकम लगेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है, किसके लिए, सोडियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, अब देखो सोडियम यानी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, अब इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर 11 होता है।
इसका होता है 16 होता है, और इनका होता है 12। ठीक है, बेसिकली हम एन एम जी ओ लिख सकते हैं, 11 12 16। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा बताया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें इतने होते हैं, मान लो सपोज दैट इतने जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम में 11 होते हैं, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, और ऑक्सीजन में 16 होते हैं। ठीक है, इतना हम मान लिया। अब ऐसी सिचुएशन में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करना होता है तो हमारा रूल क्या होता है कि सबसे पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद आउटर मोस्ट में हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आउटर मोस्ट में कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हो गया, 8 यहां रख दिया। अब एक बच गया, है ना। अब एक बच गया तो एक बच गया यहाँ पे। अब यही वन आपकी क्या होती है, बैलेंसी लिखी जाती है। आपको बताया था मैंने पीछे, जो यही बच गया यही हमारी बैलेंसी। अब हमको ये जैसे मान लेते हैं हम 3 बॉक्स, मैंने बॉक्स बनाया कि सबसे पहला वाला सेल है, ये पहले सेल में 2 होने चाहिए। उसके बाद जितने सेल हैं हमको 8 8 फिल करने हैं। 8 फिल कर दिया, इस सेल में 1 ही आया। अब हमारे पास प्रॉब्लम होगी, हमको इसको 8 करके इसमें +7 की जरूरत हो रही है ना। तो अब हमारे पास बेस्ट ऑफ चॉइस यही है कि 1 को हम निकाल दें। 1 को जब आप निकाल दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये वाला बॉक्स गायब हो जाएगा। तो हमारे पास यही इतना बचेगा। हमारा आउटर में तो 8 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और हमारा एन ए क्या हो जाएगा, एन ए प्लस बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया। समझ आया। अब 12 के लिए भी यही काम करेंगे। पहले में 2, दूसरे में 8। अब 8 टू 10 हो गया, लास्ट में 2 बचा। लास्ट में क्या बचा, 2 बचा। अब 2 बचा तो दैट मीन्स इसकी बैलेंस यही 2 हो गई। क्यों, क्योंकि हमको 8 चाहिए, तो 6 किसी से उधार लेना ज्यादा डिफिकल्ट है बजाय 2 किसी को दे देने से। तो दैट मीन्स हमारे 2 8 हो जाए, 2 8 हो जाएंगे। और एम जी क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। 2 इन्होंने दे दिया। ऑक्सीजन पे ध्यान देते हैं। ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया और 6 हो गया। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में 6 है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 हो गया और 8 हो गया। यहाँ पे 6 है, हमको 8 करने के लिए सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है। मतलब 2 किसी से लेना ज्यादा आसान है हमारे लिए 6 किसी को देने के बजाय। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे 2 किसी से लेके 8 पूरा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ओ माइनस माइनस हो जाएगा ना। यही इनकी ये जो माइनस प्लस लग रहा है, यही इनकी क्या होती है, बैलेंस ही होती है। समझ में आया। तो वही चीज यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ध्यान दो, एन ए प्लस का मतलब देखो सिंगल डॉट ना, एम जी प्लस प्लस का मतलब देखो डबल डॉट ना। ओ माइनस माइनस का मतलब देखो यहाँ पे 6 डॉट बनाए गए। माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, इनके आउटर मोस्ट में कितने हैं वही लिखा जाता है। आउटर मोस्ट में 6 था ना इसके, तो देखो 6 डॉट बने हैं। आउटर मोस्ट में इसके 2 था, 2 बना है। आउटर मोस्ट में इसके कितना था, 1 था, 1 डॉट बना है। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ द Na एंड एल। अगला क्वेश्चन क्या, सो दैट द फॉर्मेशन ऑफ Na2O। Na2O है भाई, ये 2 बीच बीच में जो दिख रहा है यहाँ सफिक्स में है। ठीक है, हाँ ये सफिक्स में है। बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू कैसे बनेगा इसको हमको समझाना है। तो देखो समझो पहले, Na सोडियम के पास अभी जस्ट मैंने देखा है 281, लास्ट में कितने होते हैं, 1 होता है। मतलब ये 1 किसी को देना है ना। इसको पता है कि सोडियम के पास लास्ट में 1 है, ये 1 किसी को देना है इसको। और हमको क्या बनाना है, यानी ओ बनाना है। हमने सोडियम के बगल में ऑक्सीजन रख दिया। ऑक्सीजन के पास देखो खुद 6 तो है, तो 2 खाली जगह इसके पास बच रही होगी कहीं पे। अब इसको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस वाले सोडियम से इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन ये वाला सोडियम इस ऑक्सीजन से जुड़ तो गया, लेकिन ऑक्सीजन का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था। इन्होंने क्या किया, 1 सोडियम और लगा दिया यहाँ पे। तो एक सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाला था, इसको उठा के इसमें डाल दिया, और इसने इसको उठा के इसमें डाल दिया। अब देखो 2 सोडियम लग गए 1 ऑक्सीजन के साथ, लगे ना। क्या हुआ,
हाँ, तो दो सोडियम हमारे पास लग गए एक ऑक्सीजन के साथ। तो सिचुएशन क्या हुई कि यही चीज देखो फॉर्म में बन गया, Na2O बन गया। समझ गया कि नहीं समझे? हाँ, आगे फॉर्मेशन में देखो Na प्लस लिखा गया, देखो 2828 लिखा गया, 11 हटा दिया गया। ठीक है। अब इसका देखो ओ ओ 286 था, अब देखो 288 हो गया, देखो मैंने भी यहाँ पे 288 बनाया है ना। और सोडियम का 28, मैग्नीशियम का 28 बनाया, तो सोडियम का देखो ये 28 हो गया, 28 हो गया, और वो क्या हो गया 288 हो गया। ये दो माइनस, दो इलेक्ट्रॉन लिया था, एक इससे लिया था, एक इससे लिया था, तो इसलिए दो माइनस में हो गया, तो बन गया Na2O। वही सेम फॉर्मेशन। लेकिन Mg में देखो ध्यान दो, Mg के पास दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, और इसको जरूरत भी दो की है। एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको दो देना है, इसको इसको दो रिसीव करना है। देखो इसने नॉर्मली एक Mg लगा, एक ऑक्सीजन लगा, MgO बन गया। क्लियर? ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इसी पे एंड करते हैं, आगे फिर कल डिस्कस करेंगे। कल थोड़ा सा इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको डिस्कस करके मैथ्स और लाइफ साइंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।